कारण क्या रहता है कि इतनी कम उम्र में ही लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रही हैं? 90% ऑफ द पेशेंट्स को कुछ लक्षण कुछ दिन कुछ महीने पहले आ रहे होते हैं। आजकल ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं या ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ रही हैं। जो साइंटिफिक डाटा होता है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। स्टंट प्लेसमेंट क्या हर मरीज के लिए होता है? सो स्टेंटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एवरी केस, बट येस व्हेन इट इज इम्पॉर्टेंट, जब वो ज़रूरी है तब हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो एंजियोप्लास्टी क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है? हीलिंग हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की संख्या है लगातार बढ़ रही है, तो कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं? कि जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर से, हम सिर्फ उनसे दे गेट द एयर टिकट्स या उनकी रेलवे टिकट्स का डिटेल लेकर उनका स्टे, अकोमोडेशन, ट्रेवल, तो दे मेक इट श्योर कि उसमें उनको कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी ना आए। सर, आपने आयुष्मान स्कीम योजना के तहत इलाज की बात की है, तो क्या जो गरीब लोग हैं वो भी इस योजना के तहत अपना इलाज करा सकते हैं? I told all other beneficiaries, CGHS, insurance, TPS, everything is available at our hospital. एकदम से पैसा नहीं दे सकते हैं. They are providing it in a EMI network. नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टंट प्लेस किया जाता है, क्या कहीं और भी स्टंट प्लेस किए जा सकते हैं? आर्टरी या वेन पूरे शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज है और उसका सिग्निफिकेंट साइज है तो उसमें स्टेंटिंग पॉसिबल है। स्टंट के अलावा और कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं? जिस पेशेंट की हार्ट रेट हद से ज़्यादा कम हो जाए उनके लिए पेसमेकर लगता है। किस तरीके की डाइट ली जाए कि जो हार्ट की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आए ही ना? हर फूड मटेरियल के ऊपर पीछे इंग्रेडिएंट्स में मेंशन किया होता है, उसमें कम से कम सैचुरेटेड फैट, अगर वो ज़ीरो होता है तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ा 1% 2% है इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। फ्रोजन फूड की कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। एवरीबडी वांट रेडी टू ईट फूड विच शुड बी अवॉइडेड। वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी फॉर्म में ये सिर्फ आपकी हेल्थ को नहीं फ़ायदा पहुंचाती, ये आपके माइंड को भी फ़ायदा पहुंचाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। जैसा कि हम देखते हैं आजकल युवाओं में लगातार दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं और कम से कम एज में ही ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में आज आपको बताएंगे कि क्यों ये समस्याएं आ रही हैं और क्या इनका इलाज है, क्योंकि आज मामला दिल का है। तो हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं हार्ट ब्लॉकेज एंड चेस्ट पेन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि किस तरीके से आप इलाज करते हैं और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है। जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह जो कि हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। यस, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है इंक्रीज़ हो गई है, जो कि पहले इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते थे, अभी काफ़ी हद से ज़्यादा हार्ट की समस्याएं लेकर यंगस्टर्स को भी प्रॉब्लम आ रहा है। इससे पहले आई वाज वर्किंग एट दिल्ली। मैंने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल्स में काम किया है। मुझे कार्डियोलॉजी में काम करते हुए अराउंड 14 ईयर्स हो चुके हैं। आई एम वर्किंग एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। यस, दिस प्रॉब्लम इज़ ग्रेव विच आई हैव सीन के इन दिनों में, रादर आई वुड से पोस्ट कोविड, वी हैव सीन दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं यूथ या यंगस्टर्स, दे हैव इंक्रीज्ड विद हार्ट प्रॉब्लम्स। कारण क्या रहता है कि इतनी कम उम्र में ही लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, सबसे अगर हम बोलें कि जो नॉर्मल कारण उम्र का तगाज़ा बिना देखते हुए या पहले के समय में देखा जाता था कि हमारे खान पीन के कारण, जेनेटिक्स के कारण, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नसों में जमा हो गया, उसके चलते पेशेंट को हार्ट अटैक आया, या किसी का खून गाढ़ा है उसके कारण आया, वो एक कारण थे। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है
उसके अंदर जो हमें लगता है कि जो फोरमोस्ट रीज़न है, सबसे एक नंबर पे जो रीज़न आता है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस पहले 50 साल के उम्र के नॉर्मल पॉपुलेशन में एज पे जाकर आता था, उतना स्ट्रेस आजकल एक 20 से 25 साल का युवा भी लेकर घूम रहा है। सो दैट स्ट्रेस जिसको हम लेके चलते हैं कि हम सहन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बॉडी को दीमक या खून लगा रहा होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न के बड़ा है। उसके साथ साथ येस अदर जो मेजर रीजंस बनते हैं वो है अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, प्रॉपरली एक्सरसाइज ना करना, अपनी जंक फूड की डाइट को हाई कंटेंट में रखना। these आर द फ्यू रिस्क फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, जो कि युवा के में भी हार्ट की समस्याएं को लेकर आ रहे हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर जो लोग फिज़िकली फ़िट हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन में अपने रहते हैं और एक अच्छा डाइट भी फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, तो आजकल ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ रही हैं। वो क्या वजह है? जी बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे हमें बहुत कुछ ये सुनने को या देखने को भी मिलता है कि किसी कुछ युवाओं की ट्रेडमिल के करने के बाद या फिर जिम लगाने के बाद एक सडन डेथ हुआ। स्टिल जो साइंटिफिक डाटा होता है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि हार्ट अटैक जो लोग जिम कर रहे हैं उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है। बट हर एक मरीज़ में रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो ये जिम वाले पेशेंट्स हैं या जो ह्यूमंस हैं जो जिम कर रहे हैं ना ऑल, कहीं ना कहीं चाहे वो जिम कर रहे हैं चाहे वो नहीं कर रहे हैं, मरीज़ों को कुछ लक्षण, 90% ऑफ द पेशेंट्स को कुछ लक्षण कुछ दिन कुछ महीने पहले आ रहे होते हैं, जैसे कि सांस फूलना या छाती में दबाव पड़ना, बाजू में दर्द होना, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हम ये सोचते हैं नहीं नहीं ये मैंने जिम किया था या किसी और कारण पे लगा देते। सो वो सटल सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, जो कि एक दिन वो बड़े बनकर, जो कि इमरजेंसी भी हो सकती है और दुर्भाग्य से वो कई बार इन द फॉर्म ऑफ सडन कार्डियक डेथ भी हमारे सामने पेश किए जाते हैं। बट स्टिल द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग सडन डेथ जिनका कारण जिम या एक्सरसाइज है कि बहुत छोटी और एक तरह की ये पॉपुलेशन अनस्टडीड पॉपुलेशन में आता है। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सब चीज़ों में नोट करने का है कि हमें छोटे से छोटा लक्षण भी कम उम्र में भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हीलिंग हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की संख्या है लगातार बढ़ रही है, तो कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं? जी देखिए, हमारे कार्डियक डिपार्टमेंट में हमने 7 साल पहले हीलिंग हॉस्पिटल ये सेक्टर 34 चंडीगढ़ में जब सेटअप किया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को विद ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी को अवेलेबल किया, तो तब से लेके अब तक जो हमने एक ट्रस्ट फैक्टर बनाया है, दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू ग्रो एज अ डिपार्टमेंट। और एक तरह की कंपैशनेट कार्डियक केयर जो हम दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को, वो प्रोवाइड करने का हमें एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिया है। सो वी आर प्राउड टू से दैट कि आसपास के जो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ ट्राई सिटी, आसपास की जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहाँ से भी हमारे रेगुलर पेशेंट्स दे आर इन टच विद अस, दे डू कम, दे डू गेट प्रोसीजर्स, यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं हार्ट का। एंड कुछ पेशेंट तो हमारे इवन वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र उस साइड से भी हैं। सो इट्स ऑल ऑन द ट्रस्ट बेसिस दैट वी हैव डेवलप्ड विद आवर पेशेंट्स। से इतनी दूर से जो पेशेंट्स आते हैं, तो हॉस्पिटल क्या फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइड करता है? सी इन हार्ट व्हेन यू आर हैविंग एनी इलेक्टिव प्रोसीजर, तो जो भी पेशेंट ऐसे प्लान्ड प्रोसीजर के लिए आता है, सो एट हीलिंग हॉस्पिटल आवर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम दे मेक इट श्योर कि जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर से, फार प्लेसेस से, तो हम सिर्फ उनसे दे गेट द एयर टिकट्स या उनकी रेलवे टिकट्स का डिटेल लेकर, सो दे मेक अवेलेबल के पेशेंट आने से लेके वापस जाने तक
उनका स्टे, अकोमोडेशन, ट्रेवल, स्टे ऑफ पेशेंट के जो परिवार के मेंबर आए हैं साथ में उनका, सो दे मेक इट श्योर कि उसमें उनको कोई भी अनकम्फर्टेबिलिटी ना आए. सो दे मेक इट वेरी कंफर्टेबल and a good experience along with a good treatment. So we provide to all of the patients जो हमारे बाहर से आते हैं. देखिए, हार्ट ब्लॉकेज की जब समस्या आती है तो कहा जाता है कि स्टंट प्लेस किया जाएगा, तो स्टंट प्लेसमेंट क्या हर मरीज के लिए होता है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के लिए सबसे पहला हार्ट ब्लॉकेजेस का नॉन इन्वेजिव तरीके से ईसीजी, इको, टीएमटी के तरीके से या फिर एंजियोग्राफी के तरीके से अगर उसको उसका डॉक्टर एक न्यूज़ ब्रेक करता है कि जी आपको हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं और हो सकता है आपको स्टेंटिंग की ज़रूरत हो, तो एक मन में डर और फियर होता है. मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर मरीज़ को स्टेंटिंग का ज़रूरत पड़ेगा. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये दो तरह के हार्ट अटैक्स होते हैं. इन लेमन लैंग्वेज हम अगर समझाने की कोशिश करें तो एक हार्ट अटैक होता है कि अक्यूट हार्ट अटैक आया पेशेंट को. पेशेंट कुछ काम कर रहा था, सो रहा था, पेशेंट वाज बिजी इन हिज डेली एक्टिविटीज़ और उसको एकदम से चेस्ट पेन हुआ या हद से ज़्यादा सांस फूला एंड पेशेंट को इमरजेंसी में जाना ही पड़ा. एट दैट टाइम अगर ईसीजी में चेंजेस हैं, इको में चेंजेस हैं या एक ट्रोपाई जो कि बहुत स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है अक्यूट हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, अगर वो पॉजिटिव है एट दैट मोमेंट यस, एंजियोप्लास्टी जो कि स्टेंटिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर एक पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है जो एक प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप के उसके लग रहा है कि कुछ उसको थोड़ा बहुत चलने पे या पहली या दूसरी मंजिल चढ़ने पे या हिल्स के ऊपर जाने में उसने चल कर देखा तो उसको लगा कि थोड़ा सा चलने के बाद मुझे सांस फूल रहा है, मुझे छाती में दबाव लग रहा है, जकड़न हो रही है, भारीपन लग रहा है, तो मैं एक बार डॉक्टर को चेक कराता हूँ. हम उसकी ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, वो दोनों नॉर्मल आते हैं. सो उसके बाद जहाँ उसका टीएमटी होता है तो अगर वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है व्हाटएवर, तो हम उसको एक दवाइयों पे डालते हैं जिसको हम ऑप्टिमाइज मेडिकल थेरेपी बोलते हैं, जिसमें खून पतला करने की दवाई, चिकनाई को कम करने की दवाई और उसके लक्षण को कम करने की दवाई ऐड की जाती है. पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपका ईसीजी ठीक है, इको ठीक है, तो आपको एक एंजियोग्राफी करना चाहिए ताकि कुछ ब्लॉकेज जो कि सिग्निफिकेंट या क्रिटिकल ना हो तो उसको चेक करना चाहिए. कुछ पेशेंट्स हैं वो विलिंग होते हैं, वो करवाते हैं. कुछ पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कराना चाहते, हम अपनी दवाइयों से इलाज करते हैं. सो इन आवर एक्सपीरियंस और हमारी जो कार्डियोलॉजी की वर्ल्ड ओवर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, उनमें भी जो ऑप्टिमाइज्ड मेडिकल थेरेपी है, जो दवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं एक हार्ट के मरीज़ को ठीक करने में. सो स्टेंटिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एवरी केस, बट येस व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब वो ज़रूरी है तब हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए. फॉर दैट वी आर ऑलवेज, वी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, वी एज एन हॉस्पिटल, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. डॉक्टर साहब, एक टर्म आती है एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है? एंजियोप्लास्टी का मतलब है जैसे एंजियोग्राफी इज़ अ टेस्ट कि हम देखते हैं कि नसों के अंदर ब्लॉकेज अगर है कि नहीं, और अगर है तो वो कितनी है. सो उसमें भी सिग्निफिकेंस देखना ज़रूरी होता है. अगर वो 50% तक ब्लॉकेज है या 70% तक ब्लॉकेज है तो उसको दवाइयों के माध्यम से ठीक करना होता है. अगर वो ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो उसको हम फर्दर टेस्टिंग के साथ भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है स्टेंटिंग और बाईपास की दवाइयों के साथ. एंजियोप्लास्टी अपने आप में एक वर्ड क्या डिनोट करता है, अगर एंजियोग्राफी हुआ तो उसके बाद स्टेंटिंग करना है तो वहाँ पर एक वायर को लेके जाया जाता है उस नस में, जिसके थ्रू एक बलून जाता है और उस लीजन को जहाँ पे वो प्लाक बना है या चिकनाई जमा हुई है या क्लॉट जमा हुआ है उसको साफ़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बलून एंड उसके अंदर स्टेंट डाला जाता है. तो पहले ये जो शुरुआत हुई थी जब एंजियोप्लास्टी की इन 90s, तो जो स्टेंट आते थे वो बेयर मेटल थे. आजकल जो स्टेंट आते हैं ये ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं, इनमें दवा लगी होती है. सो दीज आर वेरी गुड स्टेंट्स.
सो ये एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हार्ट के मरीजों में भी होती है, और शरीर में कहीं पे भी जहाँ जहाँ स्टेंट का साइज़ लग सकता है, चाहे वो बड़ा चाहे वो छोटा, उन नसों में जो ब्लॉकेज, किसी भी आर्टरी की या वेन की ब्लॉकेज को खोलना इज़ द एंजियोप्लास्टी। जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डाइट की वजह से होती हैं, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो किस तरीके की डाइट ली जाए कि जो हार्ट की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आए ही ना? हर पेशेंट जो प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप्स के लिए आते हैं हमारे पास, उनका, या फिर जो पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी होती है ओपीडी में, उनका ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है हाँ जी। कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, या फिर हम हार्ट की बीमारी को बचाने के लिए लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम पहले डाइट की बात करें, तो सबसे पहले अवॉइड करना है जंक फूड। मेरा भी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मन करता है बाहर को खाना खाने को, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम बाहर का खाना या जंक फूड मैं कंज्यूम करूँ उतना अच्छा। सेकंड, वी शुड अवॉइड सैचुरेटेड फैट। आजकल बहुत बढ़िया मॉल्स खुल गए हैं, उनमें आप जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं अपनी डाइटरी सामान के लिए, ग्रॉसरी के लिए, सो उसके हर फूड मटेरियल के ऊपर पीछे इंग्रेडिएंट्स में मेंशन किया होता है कि उसके कंटेंट्स में कितना फ़ैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना प्रोटीन्स है। उसमें कम से कम सैचुरेटेड फैट, अगर वो ज़ीरो होता है तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ा 1% 2% है, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। थर्ड, आई वुड लाइक टू मेंशन फ्रोज़न फूड। फ्रोज़न फूड की कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। एवरीबडी वांट रेडी टू ईट फूड विच शुड बी अवॉइडेड। जो फ्रेश फूड है, दैट फ्रेश फूड इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ। फोर्थ, आई वुड लाइक टू मेंशन फ्रूट्स। हम जूसेस लेते हैं, हमें लगता है कि बेटर है कि हम जो जल्दी कंज्यूम हो जाए फ्रूट्स, है ना, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी डाइट में रोल प्ले करते हैं एज अ रफेज ऑल्सो, एज अ गुड एंड ईजी सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ रॉ फ्रूट्स। सो इंक्रीज योर डाइट या हैव अ गुड साइज ऑफ डाइट ऑफ फ्रूट्स। अपने खाने में, अपने पूरे दिन के 24 घंटे में कहीं ना कहीं कोई भी फल जो आपको अच्छा लगता है उसको रोटेट करते हुए एक दिन और ऐसे करके आपको अपनी डाइट को अच्छा करना चाहिए। लाइफस्टाइल अदर पार्ट इज़ कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट से लेके 1 घंटा वॉक करें। वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी फॉर्म में, ये सिर्फ आपकी हेल्थ को नहीं फ़ायदा पहुँचाती, ये आपके माइंड को भी फ़ायदा पहुँचाती है, ये आपको हार्ट नहीं बहुत सारी और बीमारियों से बचाती है, ये आपके बॉडी वेट को कंट्रोल में रखती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी स्ट्रेस मैनेज होती है। एंड लास्टली आई वुड से स्ट्रेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल नाउ। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो भी आपको लगता है, योगा, मेडिटेशन, विच एवर वे यू वांट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, रादर आई वुड से कि हर एक ह्यूमन के जो बचपन होता है उसमें एक उसकी कोई ना कोई हॉबी रहती है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि चाहे आप बिजी हो गए अपनी लाइफ में, यू आर बिजी इन योर वर्क, प्रोफेशन, अपने बिजनेस में, बट अपने लिए टाइम निकालो। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में किसी भी दिन जो भी आपकी हॉबी है, आप अपने साथ, अपनी फैमिली को लेकर उस हॉबी को ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आएँ। दैट इज़ द वे टू मैनेज योर स्ट्रेस। एक बार जो हार्ट के ट्रीटमेंट ले लेता है तो उन्हें ये स्ट्रेस रहता है कि हम कैसे जो है अब बैलेंस करेंगे, क्या हमारा रूटीन रहेगा, या आपके पास क्या ऐसा फॉलो अप प्रोसीजर रहता है कि जिससे जो पेशेंट है वो स्ट्रेस फ्री रहे अपने ट्रीटमेंट के बाद? यस, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ऐसा नहीं होता है कि आज आपके पास पेशेंट आया, आपने उस पर प्रोसीजर किया, स्टेंटिंग या कोई भी कार्डियक प्रोसीजर किया, और नेक्स्ट डे दैट पेशेंट वो अपने फॉलोअप में ही इज़ नॉट गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, या अगर वो दूर से आया तो वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वी मेक इट श्योर कि जो हमारे लोकल पेशेंट्स हैं, जो हमें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली
कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए। हम हर 1 हफ्ते बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब आज अगर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो उसके 1 हफ्ते बाद, उसके बाद 3 हफ्ते बाद, उसके बाद एवरी 3 मंथ्स पेशेंट इज़ फॉलोड अप। अगर कोई पेशेंट चाहे वो दूर से है चाहे वो लोकल है, अगर वो किसी कारण अपने बिजी स्केड्यूल के कारण किसी फॉलोअप विजिट में नहीं आ सकता, सो हम उसको टेलीमेडिसिन, वीडियो कंसल्ट, ऑडियो कंसल्ट के थ्रू वी गिव देम ऑप्शन, और जिस टाइम पे भी अप्रोप्रिएट टाइम एज एन कार्डियोलॉजिस्ट या फिर उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होता है हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं। सो वी अडेयर टू द प्रोटोकॉल कि हमें कोई भी पेशेंट जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर गया है, सो ही और शी शुड बी गिवन अ गुड फॉलोअप। सर, अभी जैसा आपने बताया कि कई तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक होता है कि तुरंत जो है स्टंट प्लेस किए जाते हैं, एक कि जो पेशेंट पहले से आ रहा है पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है फिर किया जाता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसको थोड़ा और एलैबोरेट करके अगर मैं बताना चाहूँ, देन आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ माई पेशेंट्स, बट मैं अपने 3 पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आप लोगों को समझ आने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। जैसे कि एक पेशेंट मेरे पास आज से 4.5-5 साल पहले, 55 साल के, हु इज़ ना उन्हें डायबिटीज़ थी ना उन्हें ब्लड प्रेशर का दिक्कत, बस उन्हें चलने फिरने पे सांस फूलता था, और वो एक प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप करवाने आए मेरे पास। तब उनके ECG इको दुरुस्त था, TMT किया हमने, TMT में दिक्कत आया, सो आई एडवाइज्ड कि TMT के बाद आपको एंजियोग्राफी करना चाहिए। तो वो मरीज़ मेरा अमृतसर से थे वो, तो ही सेड कि सर मुझे एंजियोग्राफी नहीं कराना है। तो मैंने उनको बताया कि आपके केस में इट इज़ योर, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, आपकी विल है आपको करवाना है कि नहीं, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते तो एटलीस्ट दवाइयाँ ज़रूर खाएं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब मैं दवाइयों से ठीक हो सकता हूँ? तो आई सेड कि मैंने आपको दवाई देकर आपके सिम्टम्स को ट्रीट करना है, आप ही खुद हमें बताएंगे कि आपके सिम्टम्स में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो आज 5 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक उनका एंजियोग्राफी नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं और से करवाया है, एंड टिल डेट ही इज़ फ्री ऑफ हिज सिम्टम्स एंड इज़ रनिंग हिज नॉर्मल रूटीन लाइफ। उन्होंने थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। सो ऐसे वाले पेशेंट्स को हमारे लिए ये फॉल करते हैं स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, स्टेबल हार्ट ब्लॉकेज डिजीज़। सो जिसके अंदर आप मरीज़ को एडवाइस करते हो, करवाना ना करवाना मरीज़ की मर्ज़ी है, लेकिन अगर वो दवाइयाँ भी खाता है जो कि कार्डियोलॉजी का एक तरह का बैकबोन होती हैं मेडिकेशंस, उससे भी मरीज़ के लक्षण जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि अक्यूट हार्ट अटैक और जो मरीज़ दवाइयाँ ले रहा है एंड ऑल, सो आई विल एक्सप्लेन कि अक्यूट हार्ट अटैक रिसेंटली मेरे पास अराउंड 1.5 ईयर अगो मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जो कि 35 साल के हैं, उनके एकदम से छाती में दर्द होता है। ही वॉज वर्किंग, जो भी उनका प्रोफेशन था वो काम कर रहे थे, छाती में दर्द हुआ, खूब सारा पसीना आया, एंड ही वॉज रश्ड टू एमरजेंसी हमारे हॉस्पिटल की विद देयर फैमिली मेम्बर्स। रात के 3 बजे हुए थे। आई वेंट ओवर देयर, मैंने उनका ECG किया, तो ECG में ही अक्यूट हार्ट अटैक नज़र आ रहा था। हमने इको परफॉर्म किया, हमने फैमिली को बताया कि दिस इज़ एमरजेंसी। पहले 3 घंटे में अगर ये नस दर्द होने से लेकर हॉस्पिटल पहुंच के पहले 3 घंटे में अगर ये नस खोली जाए तो जो पंपिंग पावर हार्ट की, इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम हुआ है इनका, उसके आने वाले समय में वापस आने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। सो फैमिली कंसेंटेड, एंड टुडे इट इज़ 1 ईयर दैट हमने उसके स्टेंटिंग किया था। आज 1.5 साल हो गया, ही इज़ लीडिंग हिज ओन नॉर्मल लाइफ। जबकि वो जिस कंडीशन में आए थे, ही वॉज इन कार्डियोजेनिक शॉक, एक तरह का उनका BP हमने दवाइयों पे लिया था, हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, हमने उनको एक तरह का CPR जो कि जान बचाने के लिए किया जाता है वो करके हमने सर्वाइव किया। बट फैमिली ने जब उस समय कंसेंट देना कि हाँ एंजियोप्लास्टी करो, वो उनकी लाइफ सेविंग टाइप है। अक्यूट हार्ट अटैक है,
वो समय नहीं देता है, उस समय आपको एंजियोप्लास्टी करवाना चाहिए. सो इवन दैट इज़ another set of patients, acute heart attack, having ECG, echo और tropi changes, उनमें immediately stenting is required for. थर्ड सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को आपने दवाई दी, आज उनको दवाई खाते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए. हमारे पास पेशेंट आया, जैसे कि मैंने आपको पहला पेशेंट बताया कि 4 साल 5 साल हो गए. हो सकता है ये पेशेंट को 20 साल तक ज़रूरत ना पड़े, इसके लक्षण नहीं है तो हमें ठीक है, वी कैन एडवाइज एंजियोग्राफी, वो करवाएं ना करवाएं. लेकिन अगर हमने हाईएस्ट डोज दे दी है पेशेंट को, जो हम दवाइयों की डोज दे सकते हैं, पर फिर भी मरीज़ के लक्षण नहीं जा रहे हैं, उस समय एंजियोग्राफी करके अंदर देखना ज़रूरी है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज क्रिटिकल तो नहीं है, और अगर वो क्रिटिकल है देन स्टेंटिंग इज़ एडवाइजेबल, बाईपास इज़ एडवाइजेबल. अब जब ये स्टेंटिंग इस वाले पेशेंट में, वी विल ऑलवेज गिव अगेन अ ऑप्शन, करवाना ना करवाना मरीज़ का डिसीजन है या उसके परिवार का डिसीजन है. सो दिस इज़ नॉट द एमरजेंसी, देयर इज़ एडवाइजेबल, करवाना ना करवाना उनके हाथ में है. सो इन 3 पेशेंट्स की स्टोरी से आई गेस आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ दवाइयों से भी ठीक हो सकता है. स्टेंटिंग जब रिक्वायरमेंट हो तब करवाओ, जब इमरजेंसी है तब स्टेंटिंग करवाने से पीछे मत हटो. दैट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ थेरेपी जब अक्यूट हार्ट अटैक है. डॉक्टर साहब, आजकल कार्डियोलॉजी में नई नई टेक्निक आ गई हैं, तो क्या वो जो टेक्निक्स हैं वो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? यस, इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जो न्यू टेक्निक्स, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, अगर मैं उसको एक ब्रीफ में आपको बताऊं तो एक तो स्टेंटिंग हो गया. फिर कई बार कुछ पेशेंट्स के अंदर स्टेंट लगाने के समय जो उनकी हार्ट की नसें हैं उनके अंदर हद से ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है, जो कि हार्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें कटिंग बलून यूज़ करना पड़ता है. इन सम केसेस हमें कटिंग बलून के ऊपर IVL यूज़ करना पड़ता है, जिसके तरीके से हम, जिसकी हेल्प से हम जहाँ स्टेंट लगाना है वहाँ पर उसको कैल्शियम को हटाने के लिए वी यूज़ दैट. अलॉन्ग विद दैट इमेजिंग की ज़रूरत होती है. आजकल जो वेस्ट में तो पिछले कुछ 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, इस समय इंडिया में भी ऑलमोस्ट हर जगह जो अच्छी कैथ लैब्स हैं, जो कार्डिक कैथ लैब्स हैं, उनके अंदर इमेजिंग को यूज़ किया जाता है, जो कि नस के अंदर OCT और IVUS के थ्रू. सो वी आर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर प्रोसीजर्स विद हेल्प ऑफ IVUS एंड OCT. इनके चलते वी गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट. जो एक्यूरेट साइजेस होता है स्टेंट्स का, या एक्यूरेसी के साथ किस लोकेशन पे उसको प्लेस करना है हेल्दी रीजन्स में, दैट इज़ बीइंग डन एट आवर हॉस्पिटल. द नेक्स्ट जो आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजी यू कैन से विच हैज़ बीन ब्रॉट फॉर द एंजियोप्लास्टी इज़ लेज़र. So we are upcoming with that also at our hospital. नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टंट प्लेस किया जाता है, क्या कहीं और भी स्टंट प्लेस किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि स्टेंट प्लेस करना इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेनेवर, जब भी आर्टरी या वेन, जो नस हार्ट से खून लेकर जाती है पूरे शरीर में जी, वो आर्टरी कहलाती है, और जो बाकी पूरे शरीर के ऑर्गन से ब्लड वापस लेकर जाती है हार्ट की तरफ, उसको वेन बोला जाता है. तो आर्टरी या वेन पूरे शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज है और उसका सिग्निफिकेंट साइज़ है तो उसमें स्टेंटिंग पॉसिबल है. ये स्टेंटिंग कॉमनली हार्ट के अलावा, हार्ट की नसों के अलावा, ये बहुत सारे मरीज़ हैं जिनकी टांगों में जो आर्टरीज़ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. सो वी एट हीलिंग वी आर डूइंग पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसको, हम वो कर रहे हैं. सेकंड मोर कॉमन साइट इज़ बहुत सारे पेशेंट्स, यंग पॉपुलेशन, जिनमें एक रिवर्सिबल कॉज मिलता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का, वो होता है रीनल आर्टरी का ब्लॉकेज. सो वी परफॉर्म रीनल एंजियोप्लास्टी फॉर देम. उसके बाद कई पेशेंट्स आते हैं जिनको
जमादरू या फिर जिसको हम कंजेनिटल बोलते हैं, या फिर जिनके किसी भी कारण जो ब्लॉकेज है वो हार्ट से जो मेन नस एओर्टा निकलती है वो थॉरेक्स में और पेट के रास्ते से नीचे नसों की आर्टरी सप्लाई करती है हमारे मसल्स को, उनमें भी ब्लॉकेज आता है, वो भी स्टेंट्स के साथ ट्रीट किए जाते हैं। देन आई वुड से देयर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हम हीलिंग में भी हम इवन नेक के अंदर जो करोटिड आर्टरीज हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, इवन दोज समटाइम्स गेट ब्लॉकेजेस जिसके कारण मरीज को बेहोशी होती है, सिनकपी या फिर लगभग सिनकपी जिसको हम प्री सिनकपी कहते हैं, सो उसमें करोटिड एंजियोप्लास्टी की जाती है। देन देर आर फ्यू न्यूरो इंटरवेंशनोलॉजिस्ट्स which are doing neuro procedures. They are putting stents in brain also, brain की arteries में. So अगर इसको साधारण भाषा में बोलूँ तो सिर से लेके पैर तक जहाँ पे भी आर्टरी और वेन है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है और उसका साइज इस लायक है कि उसमें बलून एंजियोप्लास्टी या फिर स्टेंट एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत हो, so yes, at healing we are performing all that. सर स्टंट के अलावा और कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं? कार्डियोलॉजी में स्टेंट हार्ट की ब्लॉकेजेस के लिए है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हार्ट के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें जिस पेशेंट की हार्ट रेट हद से ज़्यादा कम हो जाए उनके लिए पेसमेकर लगता है। जिनकी पंपिंग पावर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो हार्ट की पंपिंग पावर है, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको, अगर वो 35% से या 30% से नीचे है और उसको रिवर्सिबल टाइम से ऊपर निकल चुका है उसका, तो उनमें जानलेवा बिजली के करंट हार्ट का डेड मसल फेंक सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम सडन डेथ बोलते हैं, सडन कार्डियक डेथ इन हार्ट पेशेंट्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए आईसीडी, जिसको कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, या साधारण भाषा में जिसको शॉक का मशीन कहते हैं, वो आईसीडी को प्लेस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन कार्डियोलॉजी दैट प्रोसीजर इज़ डन एंड वी आर डूइंग इट। इसके अलावा जो कि एक न्यू टेक्निक आई है, कई पेशेंट्स में एक कैटेगरी फॉल करती है कि उनकी पंपिंग पावर अगर हद से ज़्यादा कम है और उनको बार बार हार्ट के फेलियर, जो कि लंग्स में पानी इकट्ठा होना होता है हार्ट के चलते, पंपिंग पावर कम होने के कारण हार्ट की, सो उनको बार बार हॉस्पिटलाइज भर्ती ना होना पड़े, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, तो जो उनके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं वो आपस में सिंक होकर नहीं चल रहे हैं, तो उनको एक तरह का रीसिंक करना है, तो उसको बोला जाता है CRT, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। वो एक पेसमेकर की तरह ही डिवाइस होता है, बट उसमें एक पेसमेकर में जो कभी एक और कभी 2 वायर्स यूज़ की जाती हैं। इस प्रोसेस में या इस प्रोसीजर में जो CRT है, इसमें हम 3 करते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में डिसाइड किया जाता है कि CRT-P लगाना है या D लगाना है, विच इज़ अ वेरी हाई एंड डिवाइस एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल बहुत सारे पेशेंट्स को। इस समय इस डिवाइस के साथ पंपिंग पावर में इम्प्रूवमेंट, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट, उनका हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाना, सो that is the one part. And so other than these 3 procedures, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, that peripheral, renal, carotid, और sometimes it's a fistula, kidney के patients में fistula block हो जाता है multiple times, so we do fistuloplasties also. So all these procedures are done by us at Healing Hospital. सर आखिरी सवाल कि आपके हॉस्पिटल की लोकेशन क्या है, और जो लोग अपना इलाज करवाने से डरते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, और क्या क्या आपका हॉस्पिटल ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि जिससे मरीजों को अपना इलाज कराने में आसानी हो? जी ज़रूर। हमारा हॉस्पिटल इट्स इन द हार्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री विच इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बिल्कुल हार्ट में है, और अदर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन द चंडीगढ़, हीलिंग हॉस्पिटल इज़ आई प्राउडली से that our hospital, Healing Hospital, is the only hospital, private hospital, which is having almost all super and you can say broad specialty medical services available under one roof.
So we are providing a very good CCU care, ICU care, neurosurgery, nephrology, gastroenterology. So you can enlist almost all the departments which are available for the services. Then you said that कि जो पेशेंट इलाज कराने से डरते हैं, so मेरा उनको मैसेज एक ही है कि अगर आपको लग रहा है घबराहट है, आपको लग रहा है कि आपको हार्ट के सिम्टम्स हैं, यू फील लाइक दैट कि ये सिम्टम्स हार्ट की तरफ जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक बार अपने कंसल्टेंट को, फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाना। ज़रूर चेक करवाएं, ईसीजी करवाएं, हमें जान बचानी है और आज के समय में अवॉइड करना किसी ना किसी दिन हमें इमरजेंसी में लैंड अप करेगा। सो प्रिवेंटिव चेकअप करवाना, रेगुलर अपना विज़िट करना डॉक्टर को, अगर आपको कोई सिम्टम सिग्निफिकेंट लग रहा है उसको इग्नोरेंस में ना डालकर आप हॉस्पिटल या डॉक्टर उनका फ़ायदा नुकसान छोड़कर आप खुद का फ़ायदा सोचो कि अगर वो सब कुछ नॉर्मल भी निकल आया आपके विज़िट के बाद, देन ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर यू। So at Healing Hospital, yes, we have got very strong support from our management that they run at regular intervals. They run cardiac and other preventive checkups and packages at regular intervals. I would say that in past 7 years, I myself have seen कि बहुत सारे patients की जो हार्ट की बीमारी है वो प्रिवेंटिव चेकअप करते हुए पकड़ी। उनको वो लक्षण पता थे लेकिन अभी उन्होंने कभी तक चेक ही नहीं कराया था। सो इट इज़ ऑलवेज यूज़फुल टू गेट योर सेल्फ चेकड एंड रादर गेटिंग इट ट्रीटेड। हम भी चाहते हैं कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन की तरफ जाएं। एक आपने मैम पूछा था कि जो दूर से पेशेंट आते हैं या दूर से जो पेशेंट वो अवॉइड करते हैं अपना चेकअप करवाना एंड ऑल। सो आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि from almost all nearby states and even some far places, far states from India, they are coming to Healing Hospital. So we have got very comprehensive availability of almost all the insurances. We have got CGHS, so Chandigarh in itself, Delhi, being our hospital being located on a Delhi-Ambala or a Delhi-Ambala Chandigarh highways. So we are very much approachable to even the population from Haryana and Delhi also. So we have got empanelments with CGHS, with Haryana government, with Himachal government, and almost all the important TPAs. And for the poor patients, we are having Ayushman scheme also running under our hospital. So almost we cover every beneficiary in which we can, save monetary from the patient and help our patients to have a good heart and healthy heart. सर, आपने आयुष्मान स्कीम योजना के तहत इलाज की बात की है, तो क्या जो गरीब लोग हैं वो भी इस योजना के तहत अपना इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल मैम, आयुष्मान स्कीम के अंदर जो पेशेंट्स फॉल करते हैं, चाहे वो आयुष्मान पंजाब, चाहे आयुष्मान हिमाचल, हरियाणा, डजेंट मैटर, वो किसी भी स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दे कैन कम टू अस. वी आर हैविंग एम्पैनलमेंट विद आयुष्मान अंडर कार्डियोलॉजी. And I told all other beneficiaries, CGHS, insurance, TPS, everything is available at our hospital. लेकिन जो आप गरीब पेशेंट्स का बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो, क्योंकि ये रीसेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, तो आई एम शेयरिंग विद यू कि कुछ पेशेंट्स हैं वो गरीब हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है या उनका आधार आयुष्मान में रजिस्टर्ड नहीं है। उन लोगों के लिए हमारी मैनेजमेंट ने एट अ हीलिंग हॉस्पिटल दे हैव डन अ मार्वलस थिंग दैट वो एकदम से पैसा नहीं दे सकते हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग इट इन EMI नेटवर्क, सो एटलीस्ट वो मरीज़ अपना इलाज कराए। सो पैसा बाद में, इलाज पहले। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर, सबसे ज़रूरी कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है कि जितने प्रोसीजर्स हमने लिस्ट किए एंड एवरीथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग दिस कार्डियक केयर, दिस compassionate cardiac care at very reasonable prices. So all the practices are very ethical. None of products which we use, जो भी हम stents लगाते हैं, जो भी हम material use करते हैं, everything is FDA approved. US FDA approved material is used in our hospital, and still our prices as compared to the bigger corporates
or even you can say less than half of them. So at very reasonable and very ethical way we are trying to help and provide a good treatment to our patients. चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काम आएगी। अगर आप भी अपना इलाज करने से झिझक रही हैं तो आप भी आगे आकर अपना इलाज करवाएं और अपनी जान बचाएं।